नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सबसे पहले जान लेते हैं आई विटनेस पर बड़ा जोर होता है, आंखों देखी कानों सुनी पर। वहां पर हुआ क्या था? तनुश्री, क्या हुआ था? आप कब पहुंची वहां पर गांव और क्या देखा आपने? सौरभ, हम एग्जैक्टली मैं और मेरे कैमरा पर्सन वकार अहमद हम लोग करीब 12 बजे गांव पहुंचे थे। हम लोग उससे पहले भी गांव में थे, 9 बजे से हम लोग गांव में थे। करीब हम लोग को पता, जैसे ही मुझे भाई का फोन आया कि मैडम हम लोग बॉडी लेके रास्ते में हैं, करीब 40 मिनट में गांव के अंदर पहुंच रहे हैं, हम इमीडिएटली गांव के अंदर पहुंचे। तभी हमें 12 बजे यहाँ पे मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे मौजूद थे जॉइंट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे एसपी मौजूद थे। उन्होंने हमें यहीं पे रोक दिया। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सौरभ हमें रोक दिया गया। एग्जैक्टली 12:40 की बात है, हमने देखा एम्बुलेंस घुस रही है गांव के अंदर और उनको 2 पुलिस एस्कॉर्ट जो व्हीकल्स होते हैं उन लोग उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जिसमें पिताजी भी बैठे थे और छोटे भाई संदीप जिनका नाम है वो भी बैठे थे। हम लोग भागना शुरू किए क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, हमें अलाउ नहीं किया जा रहा था। हम लोग कैमरा लेकर भागना शुरू किए, 1.5 किलोमीटर गाड़ी के पीछे पीछे भागे। अब पूरी जो फैमिली थी, जो माता जी थी, पूरे जो गांव वाले थे, वो घर के बाहर टकटकी लगाए बैठे थे सौरभ कि अब रुकी ये एम्बुलेंस और अब हमने अपनी बेटी को आखिरी बार देखेंगे। तो हमने जो देखा सौरभ कि वो एम्बुलेंस घर के बाहर नहीं रुकी और वो सीधा एक टेम्परेरी सेटअप बनाया गया था घर से करीब 200 मीटर दूर, खेतों के बीच में एक वुड जो लॉग्स होता है उसका एक टेम्परेरी सेटअप बनाया गया था सौरभ कि उस पे जलाएंगे, उस पे क्रिमेशन करेंगे। तो एम्बुलेंस सीधा उस तरफ जाने लग गई। जैसे ही देखा फैमिली ने कि एम्बुलेंस नहीं रुकी है, पूरी फैमिली, माता पिता जो चल भी ठीक से नहीं पा रहे थे, 2 भाई भाभी, सब लोग एम्बुलेंस के पीछे भागने लग गए और उन्होंने एम्बुलेंस को रोका कुछ करके। और एम्बुलेंस के आगे माता जी पिताजी हमारी आंखों के सामने एम्बुलेंस के आगे लेट गए सौरभ। और ये 12:40 की मैं आपको बात बता रही हूँ, तब से ये ड्रामा चलना शुरू हुआ। जो एसडीएम वहां पे जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम कुमार मीना जी जो है वो वहां मौजूद थे। ये बहुत मेजर रकस चलता रहा, जिसमें विलेजर्स बोल रहे थे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ, माता रो रही थी, जो पिताजी थे वो एम्बुलेंस के सामने लेटे थे कि कुछ मत दीजिए हमें, हमारी बेटी अब मर गई है, बट हमारी बेटी चली गई है, बट हमको सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए बेटी की बॉडी को घर लेके जाने दीजिए, क्योंकि यही उनकी भी आखिरी ख्वाहिश थी और हम सिर्फ एक बार बेटी का चेहरा देख लें। जो जॉइंट मजिस्ट्रेट थे, वहां एसपी भी मौजूद थे, वो फैमिली को फोर्सिबली कन्विंस कर रहे थे सौरभ, हमारे सामने हमारे कैमरास रोल कर रहे थे कि आप लोग क्रिमेट कर दीजिए बॉडी को। ऐसा कौन सा कल्चर है जहां बॉडी को रात को नहीं क्रिमेट करते? तो जो माता है वो बोल रही थी कि हमारे हिंदू रिचुअल के हिसाब से बॉडी को रात को नहीं आत्म संस्कार करते हैं। चलिए, हमने माना अभी रीति रिवाज बदल रहे हैं, कोविड का सिचुएशन है, आप 5 मिनट के लिए देखने दीजिए, हम कभी नहीं देख पाएंगे अब अपनी बेटी को जिंदगी में, 5 मिनट के लिए देखने दीजिए। 2 घंटे तक जितने भी पुलिस ऑफिसर वहां थे और ये सब आला अधिकारी थे सौरभ, ये लोग कंटिन्यूसली फैमिली को फोर्स करते रहे कि देखिए बॉडी को क्रिमेट कर दीजिए, जला दीजिए, मत नहीं रखिए, मत करिए, तरह तरीके की बातें बोलने लग गए कि देखिए आपसे भी गलती हुई है और हमने ये सब रिकॉर्ड किया है सौरभ। थोड़ी देर बाद आला अधिकारी मीडिया को, जो सिर्फ हम ही सिर्फ वहां मौजूद थे और कोई मीडिया चैनल वाला था नहीं कैमरा के साथ, तो उन्होंने हमारे कैमरा पर्सन को कहा कि आप कैमरा बंद कीजिए, आप कैमरा बंद कीजिए। तो उनको कुछ करके कैमरा बंद करना पड़ा। मैंने अपने मोबाइल पे सारा रिकॉर्डिंग किया सौरभ। 2 घंटे बाद जब फैमिली नहीं मानी, करीब 150 पुलिस ऑफिसर और जितने भी आला अधिकारी थे, उन्होंने फोर्सफुली फैमिली को, सबको अंदर एक घर के अंदर बंद किया और सिर्फ माता पिता और 2 भाई को खींच के बाहर आने लग गए कि आप आइए और चलिए क्रिमेट कीजिए हमारे साथ, ताकि बाद में ऐसा नहीं लगे कि पुलिस ने बिना फैमिली के प्रेजेंस के क्रिमेट कर दिया। पर ये फैमिली की मंजूरी नहीं थी, फैमिली देखना चाहती थी अपनी बेटी की बॉडी। तो फैमिली ने अपने को, खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, ताला लगा दिया कि नहीं, आप बॉडी लाइए, हमको खींचिए मत, हमको खींच के मत लेके जाइए, आप बॉडी लाइए, हमको 2 मिनट के लिए दिखाइए। उस वक्त सौरभ जॉइंट मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे, उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर को बोला कि चलो तुम जाओ क्रिमेशन सेंटर की तरफ। हम लोग एम्बुलेंस के पीछे भागने लग गए सौरभ। एम्बुलेंस सीधा पहुंची क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ, जो कि करीब 200 मीटर दूर पे था, गांव के खेत के बीच में। वहां कोई भी बड़ा अधिकारी भी नहीं मौजूद था। करीब 50-60 वहां कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर थे और एक जना जिनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, उनका नाम है संजीव कुमार, वो बोल रहे हैं कि वो क्राइम ब्रांच के हैं, सिर्फ वो मौजूद थे। उन्होंने हमारे सामने बॉडी को निकाला,
हमको वहीं रोक दिया गया, करीब 10 मीटर की दूरी पे रोक दिया गया जहां लकड़ियां थी, वहां से हमको पकड़ लिया गया, बॉडी को निकाला, रखा और बॉडी को जला दिया। वहां फैमिली का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था, फैमिली की कंसेंट नहीं थी बॉडी जलाने की, फैमिली के विल के अगेंस्ट जाके उन्होंने बॉडी को करीब 4 मिनट में, ये सब हुआ है, 4 मिनट में बॉडी निकली है, लगाई है आग और बॉडी को जला दिया गया है। हम बॉडी जितनी देर जली है सौरभ, 1.5 घंटा हम वहीं खड़े थे, सवाल पे सवाल पूछते जा रहे थे कि सर प्लीज एक बार रिकॉर्ड पे बताइए आपने क्या जलाया है, क्या बॉडी जलाई है, नहीं जलाई है तो वो भी बताइए, क्या हम गलत है, क्या हो रहा है, कुछ तो बताइए, किसकी परमिशन से बॉडी जलाई है, क्यों जलाई है, क्यों कर सकते हैं। पर सौरभ हमें कोई जवाब नहीं मिला। करीब 3:30 से 4 बजे तक बॉडी पूरे तरीके से जल चुकी थी। अब सबसे जो दर्दनाक घटना थी, जब हम वापस जा रहे थे, हमने सोचा एक बार फैमिली से मिल ले। हमें नहीं पता था कि फैमिली को ये बात ही नहीं पता कि उनकी बॉडी को जला दिया गया है, उनकी बेटी की जो चिता थी सौरभ। तो हम जब पहुंचे गांव में, मतलब घर पे 200 मीटर दूर, तो पूरे घर वालों ने अपने आप को ताला लगा रखा था अंदर। हमने जाके, आज तक इंडिया टुडे ने जाके उनसे ये बात ब्रेक करी कि आपकी बेटी की जो चिता है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, दाह संस्कार कर दिया गया है पुलिस द्वारा। तो माँ रोते रोते बेहोश हो गई सौरभ, पिताजी अंदर चले गए और भाई ने हमसे बात किया। भाई ने कहा कि ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है कि हमको बिना बताए हमारी ही बहन की, हमारी ही बेटी की बॉडी को आप लोगों ने जला दिया। तो अब पता नहीं हमें कभी जस्टिस मिलेगा कि नहीं। जो लड़की जानी थी वो तो चली गई, हम लोग उसका चेहरा भी एक बार आखिरी बार नहीं देख पाए सौरभ। तो उसके बाद सब आला अधिकारी बाहर चले गए और हम भी बाहर आ गए। ये दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जो तनुश्री कह रही हैं, बिकॉज शी इज द ओनली आई विटनेस जो वहां पर मौजूद थी अलॉन्ग विद द कैमरा पर्सन, जिन्होंने ये सब चीजें देखी। तो अगली दफा जब सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई आईएएस, कोई आईपीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आपके सामने आपको आकर बताए कि सब कुछ न्याय सम्मत ढंग से हुआ है, कोई एडीजी, कोई मुख्यमंत्री, तब इस आई विटनेस को आप सुन लीजिएगा। और जब ये कोर्ट में प्रोसीडिंग हो चुकी, हाई कोर्ट ने नोटिस लिया इस बात का, तो वहां पर भी जाकर सबके बयान होंगे। तब भी इस बयान को याद रखिएगा कि असल में क्या हुआ, क्योंकि लगातार ये बात आ रही है कि प्रशासन परिवार पर दबाव डाल रहा है कि आज मीडिया है, कल मीडिया नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे। ये सब तब हो रहा है जब वहां पर कुछ कैमरे मौजूद थे, क्योंकि ऐसे दर्जनों सैकड़ों उदाहरण हैं कि प्रशासन ने दबाव डाला, बवाल और ना बढ़े, तो परिवार वालों को कन्विंस करके अंतिम संस्कार कर दिया। पर यहाँ परिवार वाले साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं। तनुश्री, राजदीप सर, एक मिनट पहले मैं ये आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि मैं तनुश्री को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे समय जब रिपोर्टर की विश्वसनीयता पर लोग सवाल उठाते हैं, जिस तरह से ये बॉलीवुड ड्रामा चला है मुंबई में, ऐसे समय एक रिपोर्टर बड़ी बहादुरी से वहां जाकर सवाल पूछ के बगैर ड्रामा किए हुए, मुझे जो अच्छी बात लगी तनुश्री की रिपोर्टिंग की, क्योंकि आजकल टीवी में ड्रामा बहुत है, रिपोर्टर स्टोरी नहीं बनता, स्टोरी वो लड़की है, स्टोरी उस लड़की की परिवार है, और हमारी जवाबदेही सवाल पूछना। तो तनुश्री, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी वजह से ये सच्चाई आई है। दूसरी बात, ये मामला अब कोर्ट तक जाएगा। जो बात आपने आज नेता नगरी में रखी है, कई वकील शायद कहेंगे कि यही बात आपको एविडेंस की तरह आपके टेप्स के जरिए जो वीडियो निकाला है कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। जरूर रखिए, बहादुरी से रखिए। यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सही समय, सही सवाल आपने पूछा। आप जो बात कह रहे हैं, जो माननीय हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जी ये ऑर्डर दिया है, उसमें चैनल का जिक्र है, तो तनुश्री विल बी कॉल्ड। उसमें लिखा है कि वो सारे वीडियो एविडेंस मंगवाए जाएं टीवी टुडे नेटवर्क से। तनुश्री, मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के बाद, बल्कि इस रिपोर्ट से पहले गांव में किस तरह की चर्चा थी, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज चल रहे हैं, जीप कटी नहीं कटी, रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं टूटी, कोई एफएसएल का हवाला दे रहा है, कोई विस्रा रिपोर्ट का हवाला दे रहा है। गांव के लोग क्या बता रहे थे कि ये कास्ट बेस्ड क्राइम है, या जिसको बोलते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट हो गया, क्या बताया गांव वालों ने आपको? सौरभ, हम जिस दिन गांव में गए, मैंने जो सबसे पहला काम किया कि मैंने गांव का एक चक्कर लगाने की कोशिश की। हालांकि बहुत रात है और बहुत ही ये इंटीरियर में गांव है, तो चक्कर हमने एक लगाने की कोशिश की। सौरभ, यहाँ जो कास्ट डिवाइड है वो ऐसा है
कि यहाँ कोरोना से पहले भी यहाँ के लोगों को लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत, यहाँ पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग चलता था ठाकुरों के बीच में और दलित वाल्मीकि जो कम्युनिटी है उनके बीच में। कास्ट डिवाइड इतना खराब है कि जब कुछ वाल्मीकि फैमिलीज ने हमें बताया, जो कि बहुत कम है नंबर्स में, इट्स अ ठाकुर डोमिनेटेड विलेज बेसिकली, इन्होंने बताया कि जब ये लोग कुछ दुकान से भी चीज खरीदने जाते हैं और वो दुकान ठाकुरों की है तो वो देते हैं हाथ में चीज और दूर से पैसा दूर से बोलते हैं रख दो, हम हाथ धोएंगे उसके बाद, और हाथ धोते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती थी गांव में पहले, हमेशा से होती आई हैं, पर कभी कोई मीडिया नहीं पहुंचा है, कभी किसी ने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया है। तो जस्ट 2 घंटे दूर, सौरभ आप मानिए दिल्ली से 3 घंटे दूर, इस तरीके का कास्ट डिवाइड है बुलगड़ी हाथरस में। और इसके अलावा सौरभ जो गांव वाले और भी बातें कह रहे थे, जो हमें फैमिली ने बताया कि मैम इंसिडेंट हुआ है 14 तारीख को, मीडिया का जो बना है, मीडिया सिर्फ जब लड़की ने आखिरी सांस ले ली तभी मीडिया हमको पहली बार दिखी। इससे पहले 2-3 लोकल जर्नलिस्ट आए थे। इससे पहले जो अक्यूज की फैमिली के, जो ठाकुर डोमिनेटेड जो फैमिलीज हैं, जिन्होंने आज भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे गैदरिंग किया है अक्यूज के फेवर में, वो लोग हमारे जी सेक्शन 144 के बावजूद एक बहुत बड़ा कांग्रेगेशन हुआ है। तो वो छतों पे, क्योंकि छत ना यहाँ सौरभ छतें जो हैं बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, तो छतों पे चढ़ के ये लोग हमको धमकियां दे रहे थे कि आपकी तो अब तुमने हमारे बेटे को फंसवाया, अब एक लड़की गई है, तुम देखो अब हमें वापस करेंगे। तो ना कोई पुलिस यहाँ पे थी, ना हमारी कोई मीडिया सुनने वाला था। तो हम इतने प्रेशर में हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी तो बेटी चली गई, हमें और लोगों को भी, अपनी घर की और लड़कियों को भी बचाना है। अब तो हम उन्हें कभी नहीं निकलने देंगे, रात को तो छोड़िए, जो थोड़ी बहुत हमने फ्रीडम दी थी लड़कियों को यहाँ पे, अब हम वो भी लेना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। एक बेटी को तो हमने जाके देखा छोड़ के, उसके साथ क्या हुआ। तो इस तरीके का गांव में है कि कास्ट डिवाइड तो बहुत खतरनाक है इनका। तो ऐसा तो हमें खुद बताया गांव वालों ने। मेरा अगला सवाल तनुश्री यही है कि जब पत्रकार या नेता जाते हैं तो उत्तर प्रदेश प्रशासन, योगी आदित्यनाथ सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि 144 लगी है, फिर कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव लोग निकले हैं इसलिए कंटेनमेंट जोन है। इतना सब होने के बावजूद एक्यूज के समर्थन में जमावड़ा कैसे हो गया? बिल्कुल और करीब मेरे ख्याल से 1.7 किलोमीटर दूर ही, मैं जितना लगा सकती हूँ 1.7 किलोमीटर दूर ही ये कांग्रेगेशन हुआ है। विक्टिम की जहां फैमिली रहती है उसकी बिल्कुल नेबर्स ही अक्यूज की फैमिली, बिल्कुल जुड़ा हुआ घर ही है। चारों अक्यूज सेम घर में रहते हैं, ये मैंने पता किया है, हमको बताया गया है ये आला अधिकारियों द्वारा। और कांग्रेगेशन जो ये हुआ है बड़ी कम्युनिटी की, सो कॉल्ड जो अपर कास्ट कहा जाता है ठाकुर, उनका पूरा कांग्रेगेशन हुआ है, पंचायत हुई है और उन्होंने फेवर, अक्यूज के फेवर में पूरा एक निकाला है अपना एक कि अब हम ये करेंगे अक्यूज के फेवर में। और हमने जब पूछा, यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम कुमार मीना जी थे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और हम पूछते गए, मैं पूछती ही गई उनसे कि सर आप लोग कोई प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर रहे हैं रेप के लिए, रेप विक्टिम से आप ऑपोजिशन लीडर्स को नहीं मिलने दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मीडिया को तो आपने जिस तरीके का मीडिया से व्यवहार किया वो तो चलिए छोड़ ही दीजिए, आपने फिर ये कांग्रेगेशन क्यों अलाउ किया? रेपिस्ट के, एक अक्यूज के, चलिए अब तो अक्यूज उनको बोलेंगे हम लोग, अक्यूज के फेवर में अभी तो सही बात नहीं है ना सर, आप वो भी मत अलाउ करिए, बायस है ये तो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पूरे तरीके से सिर्फ चुप ही रहे थे। करीब हम सवाल पूछते गए, वो चुप ही रहे आधे घंटे। जवाब दिया ना, योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट के जरिए जवाब दिया और उस ट्वीट में उन्होंने ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि सभी सुरक्षित हैं, सभी के साथ न्याय होगा। मुझे लगता है कि उसी न्याय की प्रक्रिया के तहत ये सब हो रहा होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स मेज है न्याय का, ऐसे ही दिया जाता होगा न्याय। राजदीप जी मुझे ये बताइए कि जो यूपी में हुआ, फिर राजस्थान के कई प्रकरणों का जिक्र हुआ, मध्य प्रदेश के कई प्रकरणों का जिक्र हुआ, और बार बार ये कहा गया कि पुलिस के स्तर पर, समाज के स्तर पर, कन्विक्शन के स्तर पर, एम्पैथी के स्तर पर, अलग अलग लेवल्स पे क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन, एज अ गवर्नमेंट, एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हाउ डू वी फेस आवरसेल्फ? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स तो जोड़ दिए, मतलब दिस इज टोटली इनह्यूमन। द क्राइम, द ट्रीटमेंट विद द विक्टिम, विक्टिम की फैमिली के साथ जिस तरह हो रहा है, और उसके बाद जिस तरह की लगातार सरकारी लीपापोती हो रही पूरी बेशर्मी के साथ। देखिए सौरभ भाई, सच्चाई ये है कि अगर यही घटना झारखंड या छत्तीसगढ़ के किसी दूर दरार गांव में होती तो मुझे नहीं लगता ये इतने नेशनल
इतना नेशनल इशू बनती। ये हमारे देश की हकीकत है सौरभ भाई। एनसीआरबी के डेटा के जरिए 8 दलित बेटियों और के खिलाफ रेप हर दिन होते हैं। 8 दलित गर्ल्स विमेन आर रेप्ड एवरी डे इन दिस कंट्री। टोटल 88 है एनसीआरबी का डेटा, उसमें 8 पर डे। हाँ। 8 पर डे 88 ओवरऑल उसमें। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि ऐसी एक स्थिति में, ऐसे एक स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये हाथरस में होता है जो 200 किलोमीटर एक तरह से दिल्ली से दूर है, यानी एक तरह से आप उसे कहते हैं पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कम से कम दिल्ली से है। इसी तरह की घटनाएं अगस्त के महीने में, इसी तरह से भयानक घटनाएं महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में हुई है अगस्त के महीने में। आप देखिए लखीमपुर खीरी में या गोरखपुर में हुए हैं, लेकिन वो उस तरह से नेशनल लेवल पर नहीं आए। ये नेशनल लेवल पर आया क्योंकि ये 200 किलोमीटर दूर था। ये नेशनल लेवल पर आया क्योंकि तनुश्री वहां थी जब ये जिस तरह से अंतिम संस्कार उस रात को 2:30 बजे किया जाता है। अगर वो इमेज, वो तस्वीर अगर हमारे साथ नहीं होती तो शायद पुलिस का ये कवर अप या एडमिनिस्ट्रेशन का कवर अप वो इसमें बच जाते। सच्चाई हकीकत है सौरभ, ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होता, ये देश भर में होता है। लेकिन जब किसी राज्य में होता है तो उस सरकार की जवाबदेही है कि वो सहानुभूति दिखाए। इस पूरे मामले में देखिए कवर अप होते हैं। हमारा प्रशासन जो है वो इस कवर अप से एक तरह से ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन वेयर इज द ह्यूमन फैक्टर। आपने अभी तक उस लड़की के परिवार के पास वाकई कोई 14, दूसरी बात, ये 14 सितंबर की बात है जब ये घटना हुई है। जब मौत होती है उस लड़की की 28 या 29 तारीख को, तभी सब एक तरह से जमावड़ा होता है। उसको एक पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, मीडिया प्रेशर आता है। उसके पहले क्या हो रहा था? उसके पहले क्या था? आप उस मामले को एक रूटीन, एक स्टैटिस्टिक की तरह बता रहे हैं। इज द डेथ ऑफ अ दलित गर्ल अ स्टैटिस्टिक? मेरा ये कहना है कि वाकई इसमें एक राजनीतिक इशू है, लेकिन बड़ा इशू सिस्टम का है, समाज का है। आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं दलित लाइव्स मैटर, ये सब ठीक है। कल क्या होगा? क्या आपको लगता है इससे कुछ रुकेगा मामला? जो स्थिति आज तनुश्री ने बताई गांव की, उस गांव में क्या है? वाल्मीकि 4 परिवार है। मैंने उसके भाई संदीप से जब बात की, 4 परिवार हैं, बाकी सब पंडित और ठाकुर परिवार हैं। और यही चीज आपको मालूम होगा अखलाक के मामले में हुई थी, जब ग्रेटर नोएडा में इसी तरह की घटना हुई थी। तब जब अपर कास्ट एक तरह से उस गांव वाले जुड़े हुए थे जस्टिफाइंग द लिंचिंग, तब आपने कभी 144 की बात नहीं की। लेकिन 144 की बात होती है जब मीडिया वहां सवाल पूछना चाहता है या अगर कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन वहां जाना चाहती है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के सामने एक चुनौती है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक तस्वीर बनाई है, एक इमेज बनाया कि मैं कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हूं। अगर आप कानून व्यवस्था के लेकर सख्त है, आप ये एनकाउंटर्स कर रहे हैं, व्हाट अबाउट दैट कोतवाल? ये कोतवाल और जो लोकल लेवल ऑफिशियल्स हैं, बगैर लखनऊ के सिग्नल के, क्या उन्होंने अपने आप में ये डिसीजन लिया रात को 2:30 बजे आत्मसंस्कार हम करेंगे? देखिए राजदीप जी, इसमें योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है आज दोपहर का कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। जो सरकार के नुमाइंदे बार बार कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये वो, आपकी यूपी गवर्नमेंट प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प वचन है। ये बात कही और ये कहा जा रहा है कि चूंकि अब इतना प्रेशर बिल्ड हो गया है, इसलिए हाथरस के डीएम और एसपी को सस्पेंड किया जा सकता है। नहीं, वो तो होगा, लेकिन देखिए, सस्पेंड या ट्रांसफर किया जा सकता है। कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है कि थोड़ा सा धूल बैठ जाए। लेकिन एज यू राइटली मेंशन कि क्या लखनऊ के संकेत के बिना, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का संकेत हो चाहे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का हो, क्योंकि भाई उन्हें तो कहा दिया गया कि इस मामले को शांत करो, शांत करने के नए नए तरीके डिराइव कर लिए गए कि नहीं अब साहब ऊपर से ऑर्डर है तो फटाफट निपटाओ करो। पहले नहीं, एक मैच्योरिटी इज टोटली। सर पहले ये जब घटनाएं शुरू हुई उसे आपने फेक न्यूज कहा, और बार बार ये सरकार की एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है, जो भी होता है फेक न्यूज है। हमने जब चित्रकूट में, जब हमारी रिपोर्टर तब मौसमी सिंह ने इन्वेस्टिगेट किया था, तब भी यही था, ये सब फेक न्यूज है।
अब ये सरकार कब कैसे हर चीज को आप पीआर की तरह देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2017 के पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, देश भर में होती है। ये अखिलेश यादव 2017 के पहले बदायूं केस हुआ, बहुत सारे हुए सर, और मैं आंकड़े देख रहा था, रेप केसेस इन यूपी वर हायर बिफोर योगी केम, बट क्राइम अगेंस्ट विमेन हैव इंक्रीज। महिलाओं के खिलाफ और अलग अलग क्राइम होते हैं। देखिए क्राइम का डेफिनेशन भी वाइड हो गया है। कल जब एडीजीपी कह रहे थे रेप के बारे में कि रेप कैसे हुआ, इट इज नॉट रेप, द डेफिनेशन ऑफ रेप पोस्ट निर्भया हैज वाइडन्ड। यस, और मुझे जो बात अच्छी नहीं लगी कि उसमें कोई सहानुभूति नहीं थी। एक लड़की को असॉल्ट तो किया गया है, ये आप मानते हैं, उसकी मौत हुई है, उनका डाइंग डिक्लेरेशन है, कहीं ना कहीं कोई हमदर्दी, कोई सहानुभूति नजर नहीं है। बिल्कुल ब्यूरोक्रेट लोग एक ऑफिशियस वे में आप कहते हैं नहीं नहीं ये जो है ना ये रेप नहीं है। फिर पहले आपने कहा था फेक न्यूज है, जब मौत होती है तो आप फेक न्यूज नहीं कह सकते, अब आप कहते हैं रेप नहीं हुआ है। अरे ये क्या है? कल आप कहेंगे, आज जब शुक्रवार को ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं नेता नगरी, तब हमने अपने जी। ललन टॉप शो में भी ये बताया कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत, वो जो तर्क दे रहे हैं कि चूंकि ऐसा नहीं मिला इसलिए रेप नहीं हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि आप सिर्फ इन्हीं एविडेंस के आधार पर नहीं मान सकते, और वो मैं ये मान लेता हूँ वो आर्ग्यूमेंट से कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि रेप हुआ या नहीं हुआ, जो भी अवेलेबल एविडेंस है। सवाल सिर्फ इतना है कि पुलिस से जिस तरीके की संवेदनशीलता की उम्मीद थी क्राइम होने के बाद, और जिस तत्परता की उम्मीद थी, वो कह रहे हैं हमने तत्परता दिखाई, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, मान ली ये बात, ये भी मान लिया कि एम्पैथी दिखाते हुए आपने उनके लिए मुआवजा और दूसरी चीजों का ऐलान किया, लेकिन पीड़ित के परिवार की जो मांग थी कि गरिमामय ढंग से, जो हाईकोर्ट की, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने जो पूरा पीआईएल बनवाया है वो यही लिखा है कि क्या गरिमापूर्ण ढंग से व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो, राज्य बनाम ये पीआईएल है। तो इस पर तो कोई बोल ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा है। देखिए सर, जब निर्भया कांड हुआ था लोगों ने शीला दीक्षित की इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि पुलिस वैसे शीला दीक्षित के अंडर नहीं आती थी, वो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, लेकिन उन्हें टारगेट किया गया कांग्रेस के अंडर में आती थी, होम मिनिस्टर कांग्रेस के थे, यूपी की सरकार। बिल्कुल सही है, आपने उनको टारगेट किया, बिल्कुल सही। एक तरह से लोगों का गुस्सा है, स्वाभाविक है। लेकिन शीला दीक्षित ने जाकर आशा देवी से मिली, परिवार से मिली, लड़की को आपने सिंगापुर भेजा, वहां अगर मेडिकल ट्रीटमेंट और भी अच्छी हो, कम से कम एक कोशिश तो की कि एक एम्पैथी फैक्टर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद एक तरह से इलाज की कोशिश तो हुई, पहले वो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज और फिर सफदरजंग। लेकिन मेरा कहना है अब ये भी हो सकता है कि अगर आप उन्हें पहले सफदरजंग लाते तो शायद बच जाती, ये तो हो सकता है। लेकिन वेयर इज द एम्पैथी, जो सहानुभूति होनी चाहिए एक तरह से, कहीं ना कहीं इस लड़की को या परिवार को एक तरह से आप एक तरह से विक्टिम के बजाय विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं उनको टारगेट, और क्या वजह है, क्या आप छुपाना क्या चाहते हैं? अगर अगले, और देखिए इसमें राजनीति एक तरह से ऐसी हो गई है क्योंकि आपने रात को किया, अब विपक्ष पूछ रहा है कि हिंदू संस्कृति के अनुसार सुबह होता है ये, और बड़ी चतुराई से आपने एक तरह से ये बात एक ऐसे व्यक्ति को बताई है, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं आप हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। अब ये कैसा हिंदू संस्कृति है कि आप एक परिवार को कहते हैं कि उसी समय रात को करना। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं सौरभ, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या अगर ये लड़की अपर कास्ट की होती, एक ठाकुर परिवार से आती, ब्राह्मण परिवार से आती, क्या उसका अंतिम संस्कार उसी रात को इसी तरह से होता? यह सवाल है, इसका कोई राजनीति आपने जिक्र किया, आप याद करिए महाराष्ट्र में ऐसी एक विभत्स घटना होती है एक मराठा लड़की के साथ। नहीं, ऐसी घटना महाराष्ट्र में दलित परिवार से होती है खैरलांजी में 2006 में, उसके बाद अहमदनगर में पिछले 2 साल पहले होती है, मैं मानता हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप रिएक्शन और ग्रेविटी देखिए कि जब ये घटना होती है, जो हम लोग सो कॉल्ड पावरफुल डोमिनेंट कास्ट, प्रेजेंट कास्ट मानते हैं, तब प्रशासन कैसे रिएक्ट करता है। 2000 जो अहमदनगर में हुआ मराठा की लड़की के साथ हुआ, 2006 में हुआ खैरलांजी में दलित परिवार से। यू आर राइट कि आप सोशल हायरार्की में कहाँ है, इसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जो आखिरी बात इस पे हमें करनी चाहिए वो ये है तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स सोशल हायरार्की के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रीटमेंट बदलता है।
अभी तो तनुश्री फिर ने बताया ना तो फिर कि बेटी किस बात का पढ़ाओ allegation हुआ है। सर, तो फिर ये स्लोगन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्लोगन की हम बिल्कुल महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं। यानी अभी भी आप एक तरह से महिला को, अगर वो दलित हो, उसे किसी उच्च जाति की महिला से अलग देखते हैं। ये वाकई सच्चाई है। क्या हुआ? और इसी उत्तर प्रदेश में मायावती जैसे बड़े नेता हुई, दलित बहन हुई जो एक बड़ी नेता बनी, इसके बावजूद जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक ढांचा है, वो नहीं बदला है। ना प्रशासनिक ढांचा बदला है, ना प्रशासनिक ढांचा बदला है। और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि प्रशासन तो वही रहेगा, सरकारें आती जाएगी, लेकिन अगर प्रशासन वही रहेगा, सामाजिक ढांचा ऐसा रहा, तो क्या बदलेगा इस देश में? तो कम से कम इसको एक मिसाल तो बनाइए। ये डर का माहौल होना चाहिए उन लोगों में जिन्होंने ये करवाया है। और अखलाक के साथ वही हुआ था, जिन्होंने ये करवाया लिंचिंग, वो बच गए। एक तो योगी आदित्यनाथ जी के रैली में मिला था एक अक्यूज मुझे, जो उस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ था। यानी अगर आप एक उच्च जाति से आते हैं, अगर आप तो और अगर किसी एक पार्टी से जुड़ जाते हैं तो आप बच जाते हैं। ये क्या है? अभी तक इसमें देखिए राजदीप जी, इसमें अब पॉलिटिकल गोलबंदी भी हो रही है। लड़की वाल्मीकि समाज से आती थी, सभी जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी गए, गिरफ्तार हुए। आज वो शुक्रवार के दिन जो दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर है, वहां पे सभा थी, वहां पहुंचे। टीएमसी के लोग पहुंच रहे हैं, तो सब उसको बिल्डअप कर रहे हैं। बीजेपी भी समझ रही है तो उसको काउंटर कर रही है। योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव दिख रहे हैं। मायावती ट्वीट करने तक महदूद है, अखिलेश यादव ट्वीट करने तक महदूद है, और जो यूपी के पॉलिटिशियन है। लेकिन जो एक सेंस ऑफ अदरिंग है वो नीचे तक ट्रिकल डाउन होकर जाती तो है। और इस बात की बीजेपी को भी फिक्र है, क्योंकि बीजेपी नए सिरे से दलितों की रहनुमा बनने की, उनकी नुमाइंदगी करने की, उनकी वॉइस को वॉइस देने की बात करी थी। लेकिन आप याद करिए राजदीप, गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले जब वो ऊना वाला कांड हुआ था, तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट पॉलिटिकल वर्डिक्ट में झलक रहा था। ये बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि यही फर्क है कि अगर जब मैंने अखलाक का जिक्र 2-3 बार किया, वो बीजेपी को एक तरह से, या हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं उनको सूट करता है, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में फिट होता है एक तरह से। लेकिन यहां जब वाल्मीकि समाज से, जिसमें बीजेपी ने काफी अपनी एक पहचान बना ली है, नॉन जाटव वोट एक बनाया है, और वो केवल यूपी तक सीमित नहीं है, अन्य राज्यों पंजाब में, हरियाणा में, सभी राज्यों में दलित समाज को लेकर उस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। कई दलित एमपीज हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल बयानों में आप कहा है, अपने इंटरव्यूज में कहा है, बीजेपी के एमपीज में जो हुआ है गलत हुआ है, प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये घटना एक सिंबॉलिक घटना बन सकती है, जिस तरह से ऊना गुजरात में बनी थी। यानी एक तरह से जो दलित एक एम्पावरमेंट हुआ, एक ताकत आई है दलित वर्ग में, उसके उस समाज में जो है रिएक्शन जिस तरह से आ रही है, बीजेपी को उससे बचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, आज वो दलित की बेटी है, कल सोचिए कोई भी हो, वन रेप इज वन रेप, one rape is one rape too many. 4 rapes there are 4 rapes, 1 rape every 15 minutes in this country. 1 rape every gang rapes में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान अकाउंट फॉर 70% ऑफ द केसेस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सौरभ, जाति, जेंडर यानी महिला, पॉवर्टी, गरीबी, और उसका जो एक इंटरसेक्शन है हमारे समाज में, वो इस पूरे घटनाक्रम में नजर आता है। ये बात महत्वपूर्ण है। और जो दर्शक देख रहे हैं, जो सत्ता के केंद्रों पर बैठे हैं, उनकी जवाबदेही है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, पुलिस से, प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे, कोर्ट दखल देगा। लेकिन एक सवाल आपको भी अपने आप से एक समाज के तौर पर पूछना है कि आप किसी भी किंतु परंतु के साथ क्या अपनी न्याय को सूली पर टांग देते हैं जब जाति का मामला आता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे 2 बड़े डिस्कोर्स हैं। एक जेंडर का डिस्कोर्स है कि आप जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन करते हो उसके पीछे आपकी नियत क्या रहती है। हमने कई केसेस में देखा है, पॉपुलर डिस्कोर्स में देखा है कि एक बदला लेने के लिए रेप किया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि कास्ट का एंगल, एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी जो कि सच्चाई है, वो रहता है कि नहीं। तीसरी बात ये है राजदीप, इसमें जो गौर करने की, कि योगी आदित्यनाथ पर उनके पॉलिटिकल राइवल्स, ये एक बड़ा चैलेंज बन के आया है पिछले 6-8 महीने में।
पॉलिटिकल राइवल ये इल्जाम लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार पर, जिसको वो अपने ढंग से डिफेंड भी करते हैं कि ये टी सीरीज ठाकुरों की सरकार है ना। इसीलिए जो विपक्षी हैशटैग चलाते हैं वो योगी आदित्यनाथ भी चलाते हैं, अजय सिंह बिष्ट वाला चलाते हैं, वो भी उस चीज को असर्ट करते हैं टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। तो ये तो एक पॉलिटिक्स हो गई। उसमें योगी सरकार कहती भी है कि नहीं नहीं ये गलत है, आप हमारी नियुक्तियां देखिए, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन देखिए मंत्रिमंडल में, या विकास दुबे एनकाउंटर में ब्राह्मणों की बात हुई तो उन्होंने बता दिया डीजीपी ब्राह्मण है, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण है, आदि इत्यादि। ये हाथरस वाले मामले में भी ये हो रहा है कि चूंकि जो एक्यूज्ड हैं उनकी जाति वो है, तो उसके बेस पर भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड होने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर योगी आदित्यनाथ कैसे उस परसेप्शन को काउंटर करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और दूसरा, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कैसे वो अक्रॉस द सोसाइटी ये मैसेज दे पाते हैं, अगर दे पाते हैं कि नहीं, ना तो कास्ट बेस पर कोई भेदभाव होगा या हुआ है, और दूसरी चीज कि अगर कोई गलत रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे भले ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का हिस्सा हो या ना हो। और तीसरी बात, कि भविष्य के लिए नजीर बनना चाहिए कि भाई ये हुआ, गलत हुआ और इसको ऐसे करेक्ट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, मैं एक छोटी सी बात जो मुझे और भी बहुत दुख हुआ, एक दिन बाद इस घटना के बाद, उस लड़की के मौत के बाद बलरामपुर में घटना होती है, और मुझे कुछ लोग फोन करके कहते हैं आप उसे क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि उसमें जो अक्यूज्ड है उसमें एक मुस्लिम है या दो मुसलमान है, तो वो आप उसे दिखाइए। फिर उसी अगले दिन राजस्थान में घटना होती है जहां एक रेप का एक्यूजेशन होता है, तो कोई मुझे फोन करता है आप वो नहीं दिखाएंगे, वहां कांग्रेस का शासन है। अब देखिए, रेप जो है, कांग्रेस का शासन, मुस्लिम एक्यूज, इस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप जिस पॉलिटिकल प्रिज्म में दिखा रहे हैं, कोई किसी का पर्सनल वेंडेटा नहीं है किसी सरकार के खिलाफ। एक मात्र पर्सनल ख्वाहिश ये है कि लड़कियां सेफ महसूस करें। सर, मेरा ये कहना है, अगर आप बलात्कार को पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह देखेंगे और उसी तरह से कि आपके राज्य में इतने हुए, मेरे राज्य में उतने हुए, योर रेप वर्सेस माय रेप, ये क्या है? मुझे लगता है कि अगर वाकई योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रामाणिक है तो उन्होंने एक कठोर मैसेज अपने पूरे सिस्टम को देना है, समाज को देना है, क्योंकि परसेप्शन की बात जो आपने की, लेकिन सिस्टम को देना है, क्योंकि सिस्टम जो है, जो प्रणाली है, जो वो कोतवाल है, जो वो एसडीएम है, जो वो डीएम है, उनको एक ऐसा मैसेज देना पड़ेगा, केवल ट्रांसफर और सस्पेंशन से नहीं, लेकिन लोगों के सामने सच्चाई लाकर। और कभी-कभी सच्चाई एंगल है, राजनीति एक एंगल और है कि आप किसको बलि का बकरा बनाएंगे, क्योंकि सवाल ये है कि जो कोठरी घेरे हुए हैं, जो सलाह देती है, देखिए मुख्यमंत्री हर जगह मौजूद नहीं है, मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए पॉलिटिकल लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, वो सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने इस तरह की स्थितियां देखी है, तो उनकी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी